नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेस में। साथियों, आप सभी को पता है कि यहाँ से पॉलिटी की क्लासेस आपको बराबर मिल रही हैं। अब तक की क्लासेस में हम लोगों ने पिछले सभी क्लासेस में चाहे वो संविधान की विशेषताएँ हों या भारत का संवैधानिक विकास हो, भाग 1 से लेकर के भाग 4 का तक हम लोग पढ़ चुके हैं। भाग 1 में हम लोग भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में अध्ययन किए थे। भाग 2 में नागरिकता एवं एनआरसी को लेकर अध्ययन किए थे। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी को लेकर के और भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य को लेकर के हम लोग यहाँ से वीडियो पा चुके हैं, यहाँ से अध्ययन कर चुके हैं। आज की जो क्लासेज हम लोग की रहने वाली है वो भाग 5 पर यानी संविधान के जो भाग टोटल 22 भाग हैं, उन 22 भागों में आज हम लोग 5वां भाग को यहाँ से शुरू करेंगे। भाग 5 जो कि किस पे बेस है? संघ सरकार पर। ठीक है, संघ सरकार पर बेस है। हम लोग भाग 5 को यहाँ से अध्ययन करेंगे, आज पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। क्योंकि भाग 5 जो होता है वो अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है। अनुच्छेद 51 का से 51 का मौलिक कर्तव्य को हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके थे। तो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक होता है संघ सरकार, जो कि भाग 5 के अंतर्गत आता है। तो हम लोग इस यहाँ से धीरे-धीरे तैयारी करेंगे, इसको 3 से 4 क्लासेज में पूरा भाग 5 हम लोग खत्म करेंगे। मिनिमम 3 क्लास से मैक्सिमम 4 क्लास यहाँ से लग जाएँगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं संघ सरकार के बारे में। आज की जो हमारी क्लासेज रहने वाली है खास करके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर रहने वाली है और उसमें भी खास करके राष्ट्रपति पर। तो आप सभी को पता होगा कि संघ सरकार में संघीय कार्यपालिका जो होती है, ये अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक बताया गया है। संघीय कार्यपालिका के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक, और इसमें भी अनुच्छेद 52 से लेकर के 74 तक राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। यानी अनुच्छेद 52 से लेकर के 74 तक राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 52 से हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना आज। आप सभी को पता है संघीय कार्यपालिका जो होती है, उसमें एक 2 प्रकार की सरकार सरकार आती है, एक संसदीय सरकार और एक अध्यक्षात्मक सरकार। कौन सी सरकार आती है? ये जो संघीय कार्यपालिका यहाँ पे दी गई है, संघीय कार्यपालिका, उसमें एक आता है संसदीय सरकार, एक आता है संसदीय सरकार संसदीय सरकार और दूसरा आता है अध्यक्षात्मक सरकार। दूसरा कौन-सा है? अध्यक्षात्मक सरकार। दूसरा है अध्यक्षात्मक सरकार। दोनों में फ़र्क क्या है? अभी इसके पहले पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या संसदीय सरकार होता है और क्या अध्यक्षात्मक सरकार होता है। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, जो संघीय कार्यपालिका होती है, इसमें कौन-कौन आते हैं? संघीय कार्यपालिका में आपके राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और प्रधानमंत्री का जो मंत्रिपरिषद होता है वो आता है, और भारत के अटॉर्नी जनरल जो होते हैं महान्यायवादी, वो आते हैं इसमें। यानी संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, ये सभी किसमें आते हैं? संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जो संसदीय सरकार होती है, जो अध्यक्षात्मक सरकार होती है, हमारे देश में संसदीय शासन सरकार की प्रणाली है। और संसदीय सरकार क्या होती है, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो संसदीय सरकार होती है, संसदीय सरकार में यानी संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, जैसे हमारे देश में है, यानी औपचारिक प्रमुख। जबकि वास्तविक शक्तियाँ जो होती है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में निहित होती है। और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मंत्रिपरिषद का मुखिया या प्रधान होता है प्रधानमंत्री, जो कि हमारे देश में लागू है। प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। और तथा संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। यानी जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद होता है, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, यानी किसी भी कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो लोकसभा में। ये होती है संसदीय सरकार प्रणाली, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो अध्यक्षात्मक सरकार होती है, यह वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका का प्रमुख अपने कार्यकाल तथा अपनी नीतियों, निर्णयों एवं कार्यों के संबंध में काफ़ी हद तक विधायिका से स्वतंत्र होता है। यानी जिसमें जो संसदीय सरकार में राष्ट्रपति होता है वो औपचारिक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, जैसे यूएसए में हो गया। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है देश का। उसी प्रकार से संसदीय शासन प्रणाली में इसमें राष्ट्रपति केवल ना औपचारिक होता है, यानी औपचारिक रूप से मुख्य प्रमुख होता है, जबकि मेन कौन होता है? प्रधानमंत्री के पद तक होता है। ठीक है। और जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसको हम उत्तरदायी सरकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम उत्तरदायी सरकार बोलते हैं। उत्तरदायी सरकार, कभी कभी एग्जाम में पूछता है
संसदीय शासन सरकार को क्या बोलते हैं? उत्तरदायी सरकार बोलते हैं। इसके अलावा सरकार की वेस्टमिंस्टर प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम कैबिनेट सरकार भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कैबिनेट सरकार। इसी को हम उत्तरदायी सरकार, कैबिनेट सरकार या सरकार की वेस्टमिंस्टर प्रणाली, वेस्टमिंस्टर वेस्टमिंस्टर प्रणाली, वेस्टमिंस्टर प्रणाली, ये बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली को। ठीक है, ये संसदीय सरकार प्रणाली को ही हम उत्तरदायी सरकार, कैबिनेट सरकार, वेस्टमिंस्टर प्रणाली बोलते हैं। इन नामों से भी जाना जाता है। और यह व्यवस्था, संसदीय सरकार प्रणाली की व्यवस्था किन किन देशों में है? बहुत बड़े बड़े देशों में है, जैसे जापान हो गया, भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया। यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली ही लागू है। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन है, यानी अध्यक्षात्मक सरकार नहीं। इन देशों में कहाँ कहाँ पे? भारत हो गया, जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, इन सब देशों में यही प्रणाली अपनाई गई है, संसदीय सरकार प्रणाली। जबकि अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था क्या होती है? जब राष्ट्रपति सरकार को मतलब यानी कि राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी सरकार या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। कौन कौन सा? इसे गैर उत्तरदायी, इसमें उत्तरदायी लगा है, यहाँ पे आप गैर उत्तरदायी लगा दीजिए। ठीक है, गैर उत्तरदायी लगा दीजिए। और इसी को गैर संसदीय, यानी यहाँ पे कैबिनेट व्यवस्था जो संसदीय सरकारी है, ये गैर संसदीय व्यवस्था होती है। क्या होती है? गैर संसदीय व्यवस्था। ठीक है, इसी को हम गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय, या इसी को हम बोल सकते हैं निश्चित कार्यकारी व्यवस्था। ठीक है, निश्चित कार्यकारी व्यवस्था किसको बोला जाता है? निश्चित कार्यकारी व्यवस्था व अध्यक्षात्मक सरकार को बोला जाता है। निश्चित कार्यकारी व्यवस्था व अध्यक्षात्मक सरकार को बोला जाता है। और ये कहाँ कहाँ पे प्रसिद्ध है? ये अध्यक्षात्मक सरकार कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया गया है, किस किन देशों में है? अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, श्रीलंका हो गया। इन देशों में अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अप्लाई है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार में संबंध मतलब फर्क पता चल गया होगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे कि अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। और आप सभी को पता है कि इंडिया में ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय सरकार की जो व्यवस्था अपनाई गई है इंडिया में, ये कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को इंडिया में अपनाया गया है, ब्रिटेन की। ठीक है, और इसमें ये भी कहा गया है, अनुच्छेद 52 से हम लोग यहाँ से देखते हैं कि अनुच्छेद 52, 52 से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अनुच्छेद 52 क्या है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आर्टिकल जब पूछता है, तब वहां से आपको जानना जरूरी होता है कि अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 क्या कहता है? ये तो कह दिया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब राष्ट्रपति के क्या कार्यकाल रहेंगे, क्या विधियां रहेंगी, क्या तौर तरीके रहेंगे, क्या उनकी शक्तियां रहेंगी, इन सब चीजों के बारे में आगे के आर्टिकल के बारे में दिया गया है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 52 में बस इतना दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में क्या दिया गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति दी गई है। कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो अनुच्छेद, यहाँ से आप सभी को पता है जितने भी आर्टिकल हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, अभी वो फिलहाल राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारत में संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ये अनुच्छेद 53 में दिया गया है। एक एक अनुच्छेद को आप लोग पढ़ते हुए चलिए, रटते हुए चलिए कि कहाँ से किस अनुच्छेद में क्या किसके बारे में बात किया गया है। 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी राष्ट्रपति जो होगा वो भारत का प्रथम नागरिक व राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है और राज्य का प्रमुख होता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़कर अभी तक कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ है जिसने 2 बार इस गद्दी पर विराजमान हुए हैं, राष्ट्रपति की गद्दी पर। केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार इस गद्दी पर बैठे हैं। ठीक है, 2 कार्यकाल वो रहे हैं। इसके अलावा कोई 2 कार्यकाल का सुख नहीं भोग पाया है राष्ट्रपति की गद्दी पर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 54 के बारे में। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव या निर्वाचक मंडल। ठीक है, निर्वाचक मंडल, यहाँ से आप ध्यान दीजिए,
निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें कौन कौन शामिल होगा, जो निर्वाचन होगा उसमें कौन कौन शामिल होगा। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, पहली बात तो आप लोग ये जानिए, भारत के लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुने जाते हैं। राष्ट्रपति को हम डायरेक्ट वोट देते नहीं हैं। हम जो लोग जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं, जब वो संसद में पहुंचते हैं तो राष्ट्रपति को वो चुनते हैं। यानी राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं वो हम लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोगों के द्वारा किसके रूप में, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, हम लोग जिसको चुन करके संसद में भेजते हैं वही लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इसमें संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें कौन कौन शामिल होता है, संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं, संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कौन कौन, निर्वाचित, यहाँ पे निर्वाचित है, यहाँ भी संसद के निर्वाचित, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित। ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित की बात की गई है, यानी यहाँ पर मनोनीत की बात नहीं की गई है। मनोनीत सदस्यों को मतदान का अनुमति नहीं होती है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जो मनोनीत सदस्य होते हैं संसद में, चाहे लोकसभा हो गया चाहे राज्यसभा हो गया, या इसके अलावा राज्य की जो विधानसभा से जो राज्य सदस्य जो है भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य किसी भी, चाहे राज्य विधानसभा के हो चाहे लोकसभा या राज्यसभा के हो, उनको मतदान की अनुमति नहीं होती है। ये अनुच्छेद 54 में कहा गया है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल के बारे में बात किया गया है। जबकि अनुच्छेद 55 क्या कहता है, अनुच्छेद 55 कहता है चुनाव का तरीका। क्या कहता है, चुनाव का तरीका। अभी चुनाव का तरीका का बात क्या है, चुनाव का तरीका, चुनाव का तरीका कैसा होगा, यानी निर्वाचन की पद्धति। चुनाव का तरीका का मतलब क्या हुआ, निर्वाचन की पद्धति। अब निर्वाचन की पद्धति किस रूप से की गई है, पहली बात तो ये हो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। किसके द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। क्यों अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा बात की गई यहाँ पे, क्यों इसको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा नहीं लागू किया गया, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि औपचारिक प्रमुख होता है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति जो है वो एक तरीके से औपचारिक प्रमुख होता है। तो औपचारिक, इसके लिए जो है चुनाव करवा, अगर प्रत्यक्ष रूप से इसके लिए चुनाव करवाया जाएगा, पूरे देश में एक एक लोग जाके वोट डालेंगे, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, अगर उस तरीके से करवाया जाएगा तो बहुत सारा समय खर्चा होगा, बहुत पैसा खर्चा होगा। इससे अच्छा है कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता जिसको चुन के संसद में भेजी है वही लोग मिलकर अपना एक राष्ट्रपति चुन लेंगे, तो इससे समय भी कम होगा लगेगा और पैसा भी कम खर्चा होगा। इस तरीके से अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव को किया गया है। ठीक है, यह अनुच्छेद 55 में कहा गया है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, किसके द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। इसका मतलब हुआ कि आप इसमें, इसका मतलब ये हुआ एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, यानी किसी भी अपने प्रिय पसंद नेता को आप केवल एक बार वोट दे सकते हैं। ये नहीं कि आप एक वोट उनको भी दे दें, एक वोट उनको भी दे दें। यानी इस तरीके से जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, जनसंख्या के हिसाब से जो एक नेता चुने जाते हैं एक पार्टी से, उनके लिए जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आप किसी एक को पसंद करिए, किसी एक को ही वोट दे सकते हैं। ये नहीं कि किसी को भी आप जाके कितनी बार वोट दे सकते हैं, कि एक बार इस पार्टी को भी उस पार्टी को भी नहीं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, यानी एक आदमी, केवल एक जो संसद का एक जो वहां पे चुने हुए व्यक्ति जाएंगे, नागरिक जाएगा, वो एक बार ही वोट दे पाएगा, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। ठीक है, ये चुनाव का तरीका होता है, वोट देते हैं। ठीक है, यानी प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको बोलते हैं प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, इस तरीके से इसको बोलते हैं। और ऐसे में निर्वाचन का मतदान जो होता है वो गुप्त रूप से होता है। किस रूप से होता है, गुप्त मतदान होता है। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव का प्रणाली होता है, चुनाव का तरीका होता है, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, और साथ में गुप्त मतदान होता है। ये अनुच्छेद 55 में कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। अनुच्छेद 56 क्या कहता है, अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो पदावधि या कार्यकाल के बारे में बताता है, पदावधि या कार्यकाल के बारे में।
और पदावधि या कार्यकाल के बारे में क्या बताता है? पदावधि या कार्यकाल के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति की जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और अगर इसको बीच में इस्तीफा वगैरह देना है तो वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देगा। उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देगा, वो भी कुछ दिन पहले बता के सूचित करते हुए। ठीक है, ये कहा गया अनुच्छेद 56 में इनके पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल के बारे में बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 57 में कहता है पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता। पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता, पात्रता, यानी पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी अगर कोई एक बार राष्ट्रपति बन चुका है तो दोबारा से अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो तुरंत उसके लिए पात्र है। जैसे यूएसए में है, यूएसए में केवल एक व्यक्ति, एक नागरिक यूएसए का केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। यूएसए में केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, केवल 2 कार्यकाल की अनुमति है। लेकिन भारत देश में ऐसा कोई भी विधान नहीं है। भारत में एक व्यक्ति चाहे जितने समय वो राष्ट्रपति के लिए योग्य हो सकता है, राष्ट्रपति के लिए पात्र है। ठीक है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 क्या कहता है? अर्हताएं, राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं, राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं या इसी को बोलते हैं योग्यताएं। योग्यताएं, अब क्या योग्यताएं होती है, क्या अर्हताएं होती है राष्ट्रपति के लिए? सबसे पहली अर्हता जो होती है राष्ट्रपति के लिए वो ये होती है कि वो भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। और दूसरा क्या होता है? 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो। 35 साल की आयु उसने पूरी कर ली हो और लोकसभा के सदस्य के रूप में अपना, एक तरीके से कहा जाए तो चुनाव के लिए उसके योग्य हो। लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए क्या हो? वो योग्य हो। तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्य हो सकता है, उसके पास योग्यता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात करते हैं अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 59 में इसके वेतन एवं भत्ते की बात की गई है। किसकी? वेतन एवं भत्ते की बात की गई है अनुच्छेद 59 में। यानी राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते जो होंगे वो भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा? भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से इनके वेतन एवं भत्ते दिया जाएगा। और इनके जो संचित निधि जो वेतन एवं भत्ता राष्ट्रपति प्राप्त करेगा, इस पर कोई इनकम टैक्स या आयकर नहीं लगेगा। ये टोटली इनकम टैक्स से क्या होंगे? मुक्त होंगे। इनके ऊपर कोई टैक्स इनको नहीं देना होगा, जो भारत की संचित निधि द्वारा राष्ट्रपति को वेतन एवं भत्ता मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है लेकिन आप लोग देखते चलिए। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? अनुच्छेद का 60 कहता है शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ, शपथ के बारे में, या इसी को प्रतिज्ञान बोलते हैं। यानी भारत के, इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है राष्ट्रपति को? भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है। ये शपथ प्रक्रिया दी गई है शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में अनुच्छेद 60 में। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? अनुच्छेद 61 कहता है महाभियोग। क्या कहता है? महाभियोग। अब ये महाभियोग क्या है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभियोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। अब महाभियोग के बारे में क्या कहता है? कब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग सकता है? जब राष्ट्रपति क्या करेगा? संविधान का अतिक्रमण करेगा, यानी संविधान का उल्लंघन करेगा, तो इसके ऊपर ये महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। इस वाक्यांश में अगर देखा जाए, इसका अर्थ संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है कि संविधान का उल्लंघन किस बेस पे कर रहा है, किस बेस पे उसको माना जा रहा है। लेकिन अब राष्ट्रपति के ऊपर संसद के द्वारा, किसी भी सदन द्वारा महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ठीक है, किसी भी सदन द्वारा। और जिस सदन में उसके प्रारंभ हो, मतलब यानी जिस सदन में उसको प्रारंभ होगा वो, उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। कितना? 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए जिस सदन में ये प्रारंभ होगा। यानी अगर ऐसे नहीं कि 2 लोग चाहे तो महाभियोग लगाना चालू कर दें, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो जाए, उसके बाद किसी भी सदन में, यानी चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में, वहां से अनुमति है कि आप राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए राष्ट्रपति को, यानी अगर महाभियोग प्रक्रिया लगानी है तो राष्ट्रपति को इसके लिए 14 दिन का नोटिस देना होगा। ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि 14 दिन का नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर महाभियोग लगने वाला है, अब अपने आप को जो बचाना हो बचा लीजिए। ठीक है, और महाभियोग प्रक्रिया को दोनों सदनों में अगर 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है, 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो
तब यानी राष्ट्रपति का हटना, उनकी कुर्सी पर से हटना क्या हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। राष्ट्रपति को यानी महाभियोग अगर 2/3 से कम है तो महाभियोग प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। अगर 2/3 से पूर्व हो गया तो महाभियोग प्रक्रिया मान ली जाएगी और राष्ट्रपति को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और संसद में यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये अनुच्छेद 61 कहता है महाभियोग। अब हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 62 क्या कहता है? अनुच्छेद 62 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो तो उसे भरने के लिए दोबारा 6 माह के अंदर उसका चुनाव कराया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो 6 माह के अंदर, कितने कितने माह के अंदर? 6 माह के भीतर दोबारा उस राष्ट्रपति का पद भरना बहुत जरूरी है। उससे लेट नहीं हो सकता, एक दिन नहीं हो सकता है। उसकी उनकी अनुपस्थिति में कौन काम देख रेख करेगा? उपराष्ट्रपति उनकी अनुपस्थिति में देख रेख करेगा। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति के जो शक्तियां और कार्य हैं, राष्ट्रपति की जो शक्तियां और कार्य हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, क्या उनको शक्तियां दी गई है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको थोड़ा सीरीज करते हैं। आइए अब देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। किसको देखते हैं? राष्ट्रपति जो होते हैं इनकी शक्तियां एवं कार्य के बारे में हम लोग देखते हैं। शक्तियां एवं कार्य, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य के बारे में। राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां संविधान में दी गई हैं? राष्ट्रपति को 7 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, जिनमें सामान्य शक्तियां होती हैं और कुछ एक होती है आपातकालीन शक्तियां। सामान्य शक्तियों में 6 प्रकार की शक्तियां आती हैं। सबसे पहला होता है कार्यकारी या कार्यपालिकी। पहले क्या होता है? कार्यकारी शक्ति। ठीक है, पहला क्या है? कार्यकारी शक्ति। दूसरा क्या है? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति दी गई है। तीसरा क्या है? वित्तीय शक्ति दी गई है। इनको राष्ट्रपति को वित्तीय शक्ति दी गई है। फिर न्यायिक शक्ति दी गई है। क्या दी गई है? कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक। इसके अलावा कूटनीतिक शक्तियां भी दी गई हैं। कूटनीतिक शक्तियां दी गई हैं। और एक दी गई है सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां ये हो गया। इसके अलावा एक दिया गया है आपातकालीन। ये आपातकालीन शक्ति। इतनी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, ये राष्ट्रपति को दी गई है। सोचिए राष्ट्रपति, और हालांकि राष्ट्रपति होता औपचारिक प्रमुख है, लेकिन इसको कुछ खुले तौर पर इसको कुछ शक्तियां दी गई हैं इसका, जिसको वो अपने आप में लागू कर सकता है, उसके विवेक के ऊपर होता है। अब कार्य एक एक शक्तियों को हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कार्यकारी या कार्यपालिकी शक्तियां होती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। कार्यकारी या शक्तियों के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 53 में। मैंने आपको बताया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में मैंने बताया था, आप लोग मुझे पीछे पढ़ा रहा था कि संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, यानी राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये उसके कार्यकारी शक्ति में आती है। ठीक है, इसके अलावा राज्यों के राज्यपाल हो गए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए, या महान्यायवादी हो गया, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी ऐसे में इनकी कार्यकारी शक्ति होती है। और यानी SC ST हो गया, OBC हो गया, उनकी स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करना, ये किसको दिया गया है? ये राष्ट्रपति को दिया गया है। SC ST हो गए, OBC हो गए, इनके लिए आयोग बनाने का जिम्मा ये किसके ऊपर दिया गया है? इसकी आयोग बनाने की नियुक्ति कौन कर सकता है? वो कार्यकारी शक्ति में आता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना हो तो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना हो तो कर सकता है, राष्ट्रपति के शक्ति के रूप में आती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में क्या क्या आएगी? यानी राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। विधायी मतलब एक तरीके से कानूनी शक्ति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है और बिना वो कभी भी लोकसभा को बुला सकता है और स्थगित कर सकता है। लोकसभा को कभी भी बुला सकता है, उसका स्थगित कर सकता है, और अगर उसको चाहे तो भंग भी कर सकता है। यानी लोकसभा को कभी भी बुला सकता है, कभी भी भंग कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से इसकी ये विधायी शक्ति हो गई। और वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुलाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुलाता है। दोनों सदनों की
संयुक्त बैठक, हालांकि इसके बारे में हम लोग संसद की जो संयुक्त बैठक होती है, जब इस आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे आगे हम लोग, तो उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। अभी इसकी केवल विधायी शक्तियों के बारे में जान लीजिए कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसको कौन बुलाता है, उसको कौन उसको मतलब एक तरीके से जब किसी भी स्थिति में जहाँ संसद में बवाल जैसी स्थिति हो जाए कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें और संसद ना चलने की स्थिति हो, ऐसे में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने को दिया गया है। 12 मनोनीत सदस्यों को कहाँ पे? राज्यसभा में। कहाँ पे? राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, कला विज्ञान इन सब क्षेत्रों से। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। ये किस शक्ति में आएगा? ये विधायी शक्ति में ही तो आएगा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के बारे में थोड़ा सा अध्ययन लेते हैं। यानी वित्तीय शक्ति का राष्ट्रपति के ऊपर कैसा प्रभाव है, क्या 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 इसको छूट दी गई है। जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति से पहले उसके लिए सिफारिश लेनी पड़ती है, तभी धन विधेयक को लोकसभा में या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, धन विधेयक को कहाँ पे पेश करना होता है? लोकसभा या राज्यसभा में जब पेश करना होता है तो उसकी शक्ति कौन उसको पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश लेनी पड़ती है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और किसी अनुदान की मांग करना है, किसी अनुदान की मांग करना है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश लेनी पड़ती है। इसके मामले में वित्तीय छूट दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है प्रत्येक 5 वर्ष में। फिर वित्तीय अधिकार में आ गया। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि दे सकते हैं। यानी जो आकस्मिक निधि होती है, आकस्मिक मतलब होता है एकाएक कोई निधि का काम पड़ गया और बहुत जरूरत है, सरकार के पास पैसा नहीं है, तो जो आकस्मिक निधि रखी रहती है उसको उससे जो है मतलब आकस्मिक निधि जो है तो वो राष्ट्रपति की सिफारिश पे राष्ट्रपति की सहमति से उसको दिया जा सकता है। ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां में आती है। ठीक है, अब बात आती है न्यायिक शक्तियां में। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए या अन्य न्यायाधीश हो गए, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। यानी न्यायिक शक्तियां जो होती हैं वो कुछ न कुछ रूप से वो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास मतलब राष्ट्रपति के पास होती है। और राष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी मामले पर, किसी विधेयक पर, किसी कानून पर वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। इस तरीके से न्यायिक शक्तियां इनको दी गई है। ठीक है, इसके अलावा कूटनीतिक शक्तियां हो गई, सैन्य शक्तियां हो गई, आपातकालीन शक्तियां हो गई। आप सभी को पता है कूटनीतिक शक्तियों के बारे में यहाँ थोड़ा सा अध्ययन ले लेते हैं क्या है। कूटनीतिक शक्तियां यानी जो सभी राष्ट्रपति के नाम पर जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते किसके नाम पर किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। यानी कूटनीतिक शक्तियां जो दी गई हैं वो राष्ट्रपति को ही दी गई हैं। अब बात करते हैं सैन्य शक्तियों की। सैन्य शक्तियां क्या है? सैन्य शक्तियों में आप सभी को पता है राष्ट्रपति जो होता है वो भारत की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। भारत की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे नौ सेना हो, ठीक है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इन सबके प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। और वह युद्ध या शांति की घोषणा कौन कर सकता है? युद्ध व शांति की घोषणा का अधिकार किसको दिया गया है? वो शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। इस मामले में सैन्य शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। इसके अलावा आपातकालीन शक्तियां हो गई। आप सभी को पता है आपातकालीन शक्तियां हम लोग आगे जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। लेकिन 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, दूसरा क्या होता है? राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है वित्तीय आपात। तीसरा क्या होता है? वित्तीय आपात। तो अगर इन सब चीजों को अगर कोई बात आती है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में दिया गया है, अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 365 में इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। 356 और 365 में इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। वित्तीय आपात को अनुच्छेद 360 में दिया गया है। ये सब चीजें तो अभी अप्लाई हो चुकी हैं, लेकिन वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं अप्लाई किया गया है। तो इन सब की शक्तियां जो दी गई हैं वो राष्ट्रपति को दी गई हैं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। आगे की जो क्लास रहेगी, यानी अगली जो क्लास रहेगी, वहाँ पे हम अभी राष्ट्रपति की शक्तियों में कुछ और शक्तियां बची हुई है, जैसे अध्यादेश जारी करने की शक्तियां हो गई,
राष्ट्रपति की वीटो पावर जो हो गई। लेकिन इन सभी चीज़ों को जब हम अनुच्छेद उसके आगे अनुच्छेद पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक अनुच्छेद से हम लोग सीरियल वाइज पढ़ते चल रहे हैं। यानी हम लोग एक सीरियल से पढ़ते चल रहे हैं। अनुच्छेद 111 में, किसमें? अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में बात की गई है। तो वहाँ पे हम लोग वीटो पावर के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में जो दी गई है, वहाँ पे हम लोग उसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन अगली क्लास में हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी उपराष्ट्रपति और उसके आगे कार्यों के बारे में। तो आशा करता हूँ यहाँ की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अनुच्छेद 62 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। अब भारत को उपराष्ट्रपति को हम लोग अगली क्लास में पढ़ना चालू करेंगे। यहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। आप लोग एक काम करिएगा, अगर आप लोगों को क्लासेस ज़रा सा भी समझ में आ रही होंगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्लासेस कैसे लग रही हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।